हेलो दोस्तों। तो हमारा झारखंड का चैप्टर नंबर 4 जो झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में है उसको अभी देखते हैं। इससे पहले हम झारखंड का 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा जा सकता है ये चैप्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या मतलब, एक तरह से वन लाइनर ही इसको देखिए, ठीक है ना। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। मतलब झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा है? तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता, अधिकता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, ठीक है ना। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा लेंदी नहीं लगेगा, जहाँ ऐसा लगेगा कि आसानी से याद हो जाएगा, उसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आगे निकलते जाएंगे, ठीक ना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। तो ये क्या है कि झारखंड शब्द का पहला पुरातात्विक प्रमाण कब मिलता है? कब मिला जी? 13वीं सदी में, ठीक है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक ना। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला है, ठीक है। 13वीं सदी याद रखना है, 13वीं सदी में मिला है ताम्रपत्र में। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से मिलता है। क्या है? झारखंड शब्द का सर्वाधिक क्या है? साहित्यिक उल्लेख, ठीक है। ये साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण के पुंड, ठीक ना, ऐत्रेय ब्राह्मण के पुंड नाम से मिलता है। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से मिलता है। इसको फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड शब्द का सर्वाधिक साहित्यिक उल्लेख, सर्वाधिक साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम में से मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से। मुंडा शासन में जाहेर खोंड, मुंडा शासन में झारखंड को जो है वो जाहेर खोंड कहा गया है, ठीक ना। तो किस शासन में झारखंड को जाहेर खोंड कहा गया है? तो याद रखना है, मुंडा शासन में झारखंड को जाहेर खोंड कहा गया, ठीक है। इससे पहले क्या था, एक बार और देख लेते हैं शुरू से लेके। तो पहले रुके, यहाँ देख लीजिए जाहेर खोंड, जिसमें जाहेर का मतलब क्या है? सरना स्थल। जाहेर का मतलब सरना स्थल और खोंड का मतलब वेदी, ठीक है। जाहेर का मतलब सरना स्थल, खोंड का मतलब वेदी, ठीक है। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं जहाँ अभी तक पढ़े हैं। तो झारखंड का नाम झारखंड झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण पड़ा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण के पुंड नाम से मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से मिलता है, ठीक ना। मुंडा शासन में झारखंड को क्या बोला गया है? मुंडा शासन में, याद रखना है कौन से शासन में? मुंडा। तो लिख देगा ऑप्शन में मुंडा, उराव हो, खड़िया, तो कोई भी मार्क नहीं आ जा रहा है। मुंडा शासन में, किस शासन में झारखंड को जाहेर खोंड कहा गया है? तो मुंडा शासन में झारखंड को जाहेर खोंड कहा गया है। जाहेर का मतलब सरना स्थल, खोंड का मतलब वेदी। जो ये हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। ये स्रोत हो गया, ये नाम हो गया। मतलब झारखंड का, झारखंड को ऋग्वेद में जो स्रोत है, ये सब स्रोत है जितना, ये स्रोत, इसमें झारखंड को क्या कहा गया है, क्या नाम से जाना गया है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, किचकिच भी लग सकता है थोड़ा याद करने में कि थोड़ा आहा टेढ़ा नाम लगेगा, लेकिन याद करना है, ठीक है। तो ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में किकट प्रदेश, ठीक ना। ऋग्वेद किकट, ऋग्वेद में किकट प्रदेश कहा गया है झारखंड को, ठीक है। झारखंड को ऋग्वेद में किकट प्रदेश कहा गया है। जहाँ पर लगेगा ट्रिक से याद कराना है वहाँ पर बता देंगे। तो ऋग्वेद में
किकट प्रदेश कहा गया है झारखंड को, ठीक है। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रात्य प्रदेश कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में किकट, याद रखना, ऋग्वेद किकट, ऋग्वेद किकट, अथर्ववेद व्रात्य प्रदेश। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है, ठीक ना। यहाँ पर जैसे अभी देखे थे कि झारखंड झारखंड शब्द का सर्वाधिक साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है। वैसे ही अथर्ववेद में ये आपका झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड, ठीक है, कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में क्या क्या है? मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। थोड़ा सा याद करने में तकलीफ हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन याद करना है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, ठीक है, मुरंड। तो फिर से यहाँ देखिए, ऋग्वेद में किकट, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक ना। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? झारखंड को मुंड, ठीक ना। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण झारखंड को मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे किकट ये लिखा हुआ है, ठीक है, किकट सिंपल सा की क ट, लेकिन ये जो है भागवत पुराण का किकट कैसे लिखा हुआ है? देखिए, की आधा क, पूरा क, फिर ट है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो मतलब ये एक जो वर्ड है इसको भी देखना है कि कैसे कैसे लिखा हुआ है। ज़्यादा नहीं, कुछ में है किकट है, यही दोनों सेम सिमिलर मिल रहा है। तो देखना है कि ये किकट कैसा लिखा हुआ है। तो ये ऋग्वेद का किकट कैसा लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद का किकट एकदम सिंपल सा है, लेकिन आपका भागवत पुराण का जो किकट है देखिए ऐसा लिखा हुआ है, की क ट, ठीक है। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, ठीक है। महाभारत का दिग्विजय पर्व, इसमें क्या कहा गया है? पुंडरिक या फिर पशु भूमि, ठीक है। महाभारत का दिग्विजय पर्व पुंडरिक पशु भूमि, ठीक ना। महाभारत का दिग्विजय पर्व में ये स्रोत में आपका झारखंड को पुंडरिक या फिर पशु भूमि कहा गया है। महाभारत का दिग्विजय पर्व में पुंडरिक पशु भूमि, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या फिर कुकुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट देश, ठीक ना, एकदम ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऋग्वेद में किकट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या है? पुंड या पुंड, ऐत्रेय ब्राह्मण पुंड, वायु पुराण में क्या है? मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, ठीक है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत और दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या फिर पशु भूमि, ठीक ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहा गया झारखंड को कुकुट या फिर कुकुट देश। टॉलमी द्वारा झारखंड को, टॉलमी जो थे उनके द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है, ठीक ना। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है झारखंड को। टॉलमी मुंडल, ठीक ना, मुंडल याद रखना है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसमें क्या कहा गया है? मुरुंड, ठीक है। एक यहाँ देखिए, यह मुरंड था, वायु पुराण में इसको मुरंड कहा गया है, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? मुरुंड कहा गया है। तो ये मुरंड हो गया, ये मुरुंड हो गया। यार क्या मुरुंड है यार, दिमाग खराब। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं करना है, इससे बहुत मतलब सिली मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। हाँ, तो टॉलमी का अर्थशास्त्र में क्या था? कुकुट था या फिर कुकुट देश था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में।
और टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या है जी? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। फाहियान द्वारा कुकुटलाट कहा गया है। फाहियान द्वारा झारखंड को कुकुटलाट कहा गया है, ठीक है। फाहियान के द्वारा क्या कहा गया है? कुकुटलाट। एवं क्या था? कुकुट देश था। इसमें किस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया। फाहियान द्वारा कुकुटलाट कहा गया, ठीक है। फाहियान द्वारा कुकुटलाट, ठीक ना। हैनसांग, हैनसांग क्या कहा है जी? ये तो बहुत खतरनाक है कहा है। की लो नासु फालाना, ठीक है। हैनसांग जो है वो झारखंड को की लो नासु फालाना ये कहा है। कर्ण सुवर्ण ये भी कहा है। तो हैनसांग, इसका हैनसांग को जब मैं याद रखी तो हैनसांग ये तोड़ तोड़ के बोला है किलो नासु फालाना, ठीक ना। हैनसांग का बोला है किलो नासु फालाना या फिर कर्ण सुवर्ण। मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकुरा, कोकरा, ठीक है, इस तीन चीज़ कहा गया है मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड को खुखरा, कुकरा, कोकरा। एक बार पूरा देखते हैं फिर से। ऋग्वेद में क्या कहा गया है झारखंड को? किकिट प्रदेश। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड। वायु पुराण में मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड, ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया, ठीक है। भागवत पुराण में क्या कहा गया है? किकट प्रदेश, ठीक है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश। महाभारत का दिग्विजय पर्व में पुंडरिक पशुभूमि। महाभारत का दिग्विजय पर्व में पुंडरिक पशुभूमि। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या है? कुकुट या फिर कुकुट देश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति द्वारा मुरुंड कहा गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति द्वारा मुरुंड कहा गया है, ठीक है। फाहियान द्वारा कुकुटलाट कहा गया है, ठीक है। फाहियान द्वारा क्या कहा गया है जी? कुकुटलाट। हैनसांग के द्वारा किलो नासु फालाना या फिर कर्ण सुवर्ण। हैनसांग के द्वारा किलो नासु फालाना, कर्ण सुवर्ण। मुगल काल के द्वारा खुखरा, कुकरा, कोकरा, ठीक है। तो मुगल काल के द्वारा क्या कहा गया है झारखंड को? तो मुगल काल के द्वारा खुखरा, कुकरा या फिर कोकरा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तारीख ए फिरोज शाही। इसमें तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, फिर क्या है? सियार उल मुत्तखेरीन और अकबरनामा, ये सब में झारखंड को झारखंडी कहा गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या है जी? तारीख ए क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक ना। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। फिर तारीख ए बंगला, तारीख ए बंगला, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला। सियार उल मुत्तखेरीन, सियार उल मुत्तखेरीन, सियार उल मुत्तखेरीन में और अकबरनामा में, सब में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ये याद रखना है आपको। फिर से तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला। तो तारीख और तारीख में झारखंड को झारखंड कहा गया है। सियार उल मुत्तखेरीन सियार उल मुत्तखेरीन में और अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, एकदम ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब था उस समय झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये कह सकता है कब झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना गया था। रांची का नामकरण, तो रांची का सबसे पहला नाम विल्किंसनगंज था, किशनपुर, विशनपुर, फिर रांची, ठीक है। तो रांची का नामकरण कैसे कैसे हुआ? पहले विल्किंसनगंज था, ठीक ना, पहले विल्किंसनगंज था, फिर किशनपुर हुआ, विशुनपुर हुआ, फिर रांची हुआ। ध्यान देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया, ठीक है। यहाँ पर तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुत्तखेरीन और अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा। रांची का नामकरण आपको विल्किंसनगंज, ठीक है, विल्किंसनगंज, किशनपुर, बिशुनपुर, रांची, ठीक है।
नागपुरी बोली में आर्ची का अर्थ बांस का जंगल होता है, ठीक ना। तो कौन सी बोली में आर्ची का अर्थ बांस का जंगल होता है? तो नागपुरी भाषा में। नागपुरी भाषा में आर्ची का मतलब बांस का जंगल, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो नागपुरी भाषा में बांस का जंगल मतलब आर्ची का अर्थ क्या है? तो वो बांस का जंगल है, ठीक है। आर्ची माने बांस का जंगल। नागपुरी बोली में ध्यान देना है, नागपुरी में, संथाली उन्थाली नहीं कर देना है, नागपुरी है, नागपुरी आर्ची, ठीक है। नागपुरी बोली में आर्ची का अर्थ बांस का जंगल, ठीक है। नागपुरी बोली में आर्ची का अर्थ क्या है? बांस का जंगल। आर्ची, आर्ची का मतलब क्या है जी? बांस का जंगल। आर्ची मतलब बांस का जंगल, आर्ची, ठीक ना। आर्ची बांस का जंगल, ठीक है। मध्यकाल में रांची को कोकराह नाम से संबोधित किया जाता था। मध्यकाल में मतलब मेडिएवल समय में रांची को कोकराह कहते थे। क्या कहते थे जी? कोकराह, ठीक है। मध्यकाल में रांची को कोकराह कहते थे। भूलिएगा नहीं ना, नहीं भूलना है। नागपुरी बोली में आर्ची का मतलब बांस का जंगल। नागपुरी बोली में आर्ची का मतलब बांस का जंगल। मध्यकाल में रांची को कोकराह नाम से मध्यकाल में रांची को कोकराह नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक ना। मध्यकाल में रांची को कोकराह, ठीक ना, कोकराह नाम से संबोधित किया जाता था। ये हो गया। अब आइए नीचे। दिमाग तो बहुत ख़राब होने वाला है इसको पढ़ने में, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है। ये स्थान, नामकरण और किसने नाम दिया, ठीक है। तो झारखंड का नामकरण कुकुटलाड किसने किया जी? फाहियान ने, ठीक है। कुकुटलाड लिखा होगा यहाँ पे, कहाँ है कुकुटलाड द्वारा? फाहियान, देखिए यहाँ पर अभी पढ़ाए थे, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फाहियान द्वारा झारखंड को कुकुटलाड कहा गया था। बस याद रख लेना है, इधर का भी अपने आप याद हो जाएगा। तो झारखंड को कुकुटलाड किसने कहा था? फाहियान ने कहा था, ठीक है। झारखंड को कुकुटलाड फाहियान ने कहा। फाहियान, 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 ठीक है, फाहियान, कुकुटलाड फाहियान, ठीक ना। झारखंड को कुकुटलाड फाहियान ने कहा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल, ये मान एक नंबर पे है ये, तो उसका कुछ डिटेल, फिर दूसरा नंबर पे फिर कुछ डिटेल, ऐसे करके बताएं, ठीक है ना। चलिए, तो झारखंड को कुकुटलाड किसने कहा? फाहियान ने। अब देखिए, फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फोकोक्वी में कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फोकोक्वी में, ये वृत्तांत है इनका, अपनी यात्रा वृत्तांत नाम की यात्रा जो फोकोक्यू है, इसमें कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कुकुटलाड शब्द का फाहियान ने कहाँ प्रयोग किया है? तो फोकोक्यू में, फोकोक्वी में, फोकोक्वी में फाहियान ने कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया है। फोकोक्वी में फाहियान ने कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है। फोकोक्वी में फाहियान ने कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है। फाहियान ने फोकोक्वी में कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पे क्या है, द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान में स्पष्ट है कि कुकुटलाड का प्रयोग झारखंड के लिए किया गया है। एक है यहाँ पे द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान, ठीक है। द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कुकुटलाड जो शब्द है इसका प्रयोग झारखंड के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, झारखंड को कुकुटलाड फाहियान ने कहा। फाहियान ने फोकोक्यू में झारखंड को कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया गया है। फाहियान के फोकोक्वी में कुकुटलाड शब्द का प्रयोग हुआ है। और द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान, ठीक है, ये ध्यान देना है कि द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान में ये स्पष्ट कह दिया गया है कि कुकुटलाड शब्द का प्रयोग झारखंड के लिए ही किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजमहल, राजमहल को की चिंग काइला किसने कहा है जी? हेनसांग ने कहा है जी। ठीक है, तो राजमहल को की चिंग काइला हेनसांग ने कहा। की चिंग काइला राजमहल को किसने कहा? हेनसांग ने। ठीक ना, हेनसांग ने राजमहल को की चिंग काइला कहा है। हेनसांग ने की चिंग काइला कहा है राजमहल को। ठीक है, ध्यान देना है। तो राजमहल को किचिंग काइला कहा गया है, कहा है हेनसांग ने। ठीक है, तो राजमहल को किचिंग काइला, तो मान लीजिए कि कैसे इसको याद कीजिएगा। राजमहल में मंत्री उंत्री बैठ के बड़ी किचकिच किचकिच करते रहते हैं, तो किचिंग लिखा हुआ है ना, तो किचकिच किचकिच करते रहते हैं। ठीक है, और हंसते रहते हैं तो हेनसांग हो गया। तो राजमहल में बैठ के जो किचकिच करता है, हंसता है, बात खत्म। तो राजमहल को किचिंग काइला कहा गया है। किसने कहा है? हेनसांग ने। हेनसांग को हंसने से याद हो गया। तो राजमहल में बैठ के किचकिच करता है और हंसते रहता है। ठीक है, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा गया है जी? दामिने कोह। ठीक है, दामिने कोह, पहाड़ी क्षेत्र को, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को दामिने कोह किसने कहा है? हेनसांग ने। तो राजमहल में सब हेनसांग हंसते रहते हैं, तो वही हेनसांग को याद रखना है कि राजमहल में कुछ भी आएगा तो हेनसांगे रहेगा। ठीक ना, हंसते रहेगा। राजमहल में किचकिच करेगा, हंसेगा। फिर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र दामिने कोह के नाम से जाना गया हेनसांग के द्वारा। ठीक है, हेनसांग। अब हेनसांग के बारे में थोड़ा देखते हैं। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सिक्यूकी। ठीक है, ये क्या था जी? फाहियान का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? फोक्यूकी, फोकोक्वी। ठीक है, सॉरी, फोकोक्वी। फोकोक्वी में कुकुटलाट शब्द का प्रयोग हुआ है। हेनसांग का यात्रा वृत्तांत, हेनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम शियूकी। ठीक है, हेनसांग की यात्रा शियूकी, वृत्तांत का नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? शियूकी। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम शियूकी किसका है भाई? शियूकी, हेनसांग, शियूकी, हेनसांग। ठीक है, शियूकी, 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 हेनसांग, शियूकी। और ये आपका फाहियन का फोकोक्वी था। ठीक है, फाहियन का फोकोक्वी, हेनसांग का शियूकी। ठीक है, कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। तो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिने कोह किसे कहा गया था? राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को किसने कहा था? हेनसांग ने। ठीक है, तो दामिने कोह का स्थापना 1832 में। ठीक है, दामिने कोह का स्थापना 1832 में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? किसके सर्वेक्षण के आधार पर? कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर आपको दामिने कोह को स्थापना किया हुआ था 1832 में। ठीक है, 1832 में कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है अब? संथाल परगना। तो संथाल परगना जो है, हाँ, संथाल परगना को क्या कहा गया है? तो संथाल परगना को नारी खंड कहा गया है, कांकजोल, एक सेकेंड, संथाल परगना को नारी खंड, कांकजोल, जंगलतरी और सूर्य देश। ठीक है, संथाल परगना को नारी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। नारी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। नारी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। नारी खंड। ठीक है, नरी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश किसके कहा गया है? संथाल परगना को कहा गया है। नारी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। नरी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश, संथाल परगना को नरी खंड ठीक है, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। नरी खंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। ठीक है,
तो संथाल परगना को ये सब कहा गया है नरीखंड, 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 संथाल परगना, नरीखंड, कंकजोल, जंगलतरी, सूर्य देश। ठीक है। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, देखिए भैया, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अनुसार संथाल परगना को नारीखंड कहा गया। ठीक है। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड को क्या कहा गया है? नरीखंड। तो नरीखंड किसे कहा गया है? संथाल परगना को नरीखंड, कंकजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश। नरीखंड, कंकजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश संथाल परगना को कहा गया है। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया के अनुसार संथाल परगना को नरीखंड कहा गया। ओके। सूर्यदेश नाम की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। तो सूर्यदेश नाम की जानकारी कहाँ से मिलती है जी? वैदिक साहित्य से मिलती है। सूर्यदेश नाम की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, ध्यान देना है एकदम। सूर्यदेश नाम की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया से नारीखंड क्या मिला है? नारीखंड। एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया से नारीखंड, नारीखंड किसको कहा गया है? संथाल परगना को। ठीक है। सूर्यदेश भी संथाल परगना को कहा गया है, कंकजोल भी और जंगलतरी भी, जिसमें सूर्यदेश का नाम सूर्यदेश नाम का जानकारी वैदिक साहित्य से मिलता है। सूर्यदेश नाम का जानकारी वैदिक साहित्य से मिलता है। ठीक है। धनबाद को मानभूम कहा गया है। धनबाद को क्या कहा गया है जी? मानभूम। मानभूम को ये माइनिंग का भूमि ऐसे याद करके चलिए, मान से माइनिंग कर लीजिए, धनबाद में बड़ी माइनिंग होता है। तो धनबाद को मानभूम कहा गया है। मानभूम को याद करने का ट्रिक पता है अभी? थोड़ा सा देखिए कि धनबाद में माइनिंग होता है तो मान से देखिए माइनिंग कर लीजिए, माइनिंग का भूमि मानभूम। खरसावां, खरसावां को क्या कहा गया है? क्या है? कर्तासीना। खरसावां कर्तासीना। ठीक है। खरसावां को क्या बोलते हैं? क्या बोला गया है? कर्तासीना। और किसने कहा है? टॉलमी ने। टॉलमी ने खरसावां को कर्तासीना कहा है। ठीक है। टॉलमी ने खरसावां को कर्तासीना कहा है। धनबाद को मानभूम तो हो गया, खरसावां को कर्तासीना किसने कहा है जी? टॉलमी ने। खरसावां को कर्तासीना टॉलमी ने कहा है। खरसावां को कर्तासीना टॉलमी ने कहा है। छोटा नागपुर को नाग भूमि, अब यहाँ से नाग हो गया, यहाँ भी नाग हो गया, तो नाग नाग मिल गया तो याद हो गया। छोटा नागपुर नाग भूमि कहा गया है। खरसावां का कर्तासीना किसने कहा है जी? टॉलमी ने। ठीक। अब देखिए चाईबासा श्रीनिवास शहर, चाईबासा को क्या कहा गया है? श्रीनिवास शहर। ठीक है। चाईबासा को श्रीनिवास शहर। ठीक है। श्रीनिवास शहर, चाईबासा को श्रीनिवास शहर, चाईबासा को कहा गया है श्रीनिवास शहर। धनबाद को मानभूम, खरसावां को क्या है? कर्तासीना, जिसको टॉलमी ने कर्तासीना कहा है, खरसावां को कर्तासीना। छोटा नागपुर को नाग भूमि कहा गया है। चाईबासा को श्रीनिवास शहर कहा गया है। क्या कहा गया? चाईबासा को श्रीनिवास शहर कहा गया है। आगे देखते हैं। अमरनाथ दास की पुस्तक इंडिया एंड जम्मू आइलैंड के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर छोटा नागपुर से संबंधित रहे हैं। तो किस चीज़ में ये, किस पुस्तक में ये दर्शाया गया है और किसके पुस्तक में ये दर्शाया गया है कि गौतम बुद्ध और महावीर जो थे वो छोटा नागपुर से संबंधित रहे हैं? तो ये आपका अमरनाथ दास के इंडिया एंड जम्मू आइलैंड में ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध और महावीर का संबंध छोटा नागपुर से रहा है। तो अमरनाथ दास के इंडिया एंड जम्मू आइलैंड। ठीक है जी। अमरनाथ दास याद रखना है, अमरनाथ दास का पुस्तक इंडिया एंड जम्मू आइलैंड। ठीक है। इंडिया एंड जम्मू आइलैंड का मतलब के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर का संबंध छोटा नागपुर से रहा है। किसके बुक से? अमरनाथ दास का इंडिया एंड जम्मू आइलैंड के अनुसार, अमरनाथ दास का पुस्तक इंडिया एंड जम्मू आइलैंड के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का संबंध छोटा नागपुर से रहा है। ठीक है। मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गैब्रोगोई से संबोधित किया है। मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज हाँ शायद उसी ने। तो मेगास्थनीज
ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को क्या कहा है जी? मोदो गेब्रो गोई से संबोधित किया गया। मेगास्थनीज किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रो गोई से संबोधित किया गया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रो गोई से संबोधित किया है। ठीक है जी, ध्यान से देखना है। तो अमरनाथ दास का देखें, अमरनाथ दास का कौन सा किताब में है जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर को छोटा नागपुर से संबंधित किया गया है? तो इंडिया एंड जम्मू आइलैंड के बुक में अमरनाथ दास जी के इंडिया एंड जम्मू आइलैंड के बुक के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर का छोटा नागपुर से संबंध रहा है। मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रो गोई कहा है, मोदो गेब्रो गोई से संबंधित किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रो गोई से संबोधित किया है। जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया है। झारखंड में बहुत सारा जनजाति होने के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया है। ठीक है, जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कर्क खंड झारखंड को क्यों कहा गया है? जनजाति की अधिकता होने के कारण झारखंड को कर्क खंड कहा गया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को, किसने भैया? मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गेब्रो गोई से संबोधित किया है। ठीक है, जनजाति की अधिकता होने के कारण झारखंड को क्या कहा गया है? कर्क खंड। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण भी कहा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण भी कहा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण कहा गया है, याद रखना है। छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण कहा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण किसे कहा गया है जी? छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा गया है जी। तो जनजाति की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण कहा गया है। ठीक है, असुर जनजाति। अब आइए असुर जनजाति के बारे में जानते हैं। तो असुर जनजाति जो है, तो असुर जनजाति के बारे में जानते हैं, अथवा जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड का प्राचीनतम जनजाति असुर। ठीक है, असुर लोग दानव, असुर मतलब दानव वैसा नहीं कि रिलेट नहीं कर लेना है कि कोई असुर जनजाति के लोग देख रहे हो तो हम उनको दानव कह दिए, रिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो असुर जनजाति बस याद करने के लिए। तो सबसे पहले असुर लोग थे धरती पे, ऐसे कह के। तो असुर जनजाति झारखंड के प्राचीनतम जनजाति में से एक है, जनजाति है, एक नहीं है, जनजाति है। असुर जनजाति झारखंड का प्राचीनतम जनजाति है। इनका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, महाभारत ये सब में मिला है। मतलब असुर जनजाति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला जी? ऋग्वेद, आरण्यक, महाभारत। ऋग्वेद, आरण्यक, महाभारत। ऋग्वेद, आरण्यक, महाभारत। ठीक है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या क्या है? शिशनों का देव कहा गया है। तो ऋग्वेद में असुर को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है। ठीक है, तो लिंग पूजक या शिशनों का देव मतलब किस में कहा गया है असुरों को? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में असुर जनजाति के लोगों को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है। असुर जनजाति के लोगों को ऋग्वेद में लिंग पूजक या शिशनों का देव। तो असुर के बारे में फिर से देख लीजिए कि असुर एक प्राचीनतम जनजाति है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, महाभारत में मिला है। ऋग्वेद में असुर जनजाति को लिंग पूजक, शिशनों का देव भी कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये क्या है? बिरजिया जनजाति। तो कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश इनका हुआ है। तो झारखंड में प्रवेश जो इनका हुआ है वो कैमूर कहा गया जी? कैमूर की पहाड़ियों से छोटा नागपुर में प्रवेश इनका हुआ था। ठीक है, बिरजिया जनजाति का प्रवेश कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। ठीक है,
बिरजिया का कैमूर, बिरजिया कैमूर, ठीक है ना। बिरजिया, बिरजिया जनजाति का मतलब प्रवेश जो है झारखंड में कैमूर पहाड़ी से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया, ठीक है। तांबा, कांसा, लोहा का प्रारंभिक प्रयोग करने वाली जनजाति थी। कौन सी जनजाति? बिरजिया जनजाति, ठीक है। तो बिरजिया जनजाति जो थे वो बहुत बिजी रहते थे तांबा कांसा बनाने में। ऐसे याद कर लीजिए कि बिरजिया, बिरजिया को थोड़ा बिजी करके मतलब साउंड आ रहा है, बिरजिया जस्ट लाइक बीजी, बिरजिया बीजी। तो देखो बिरजिया लोग का था कि वो कैमरा में बिजी रहता था, कैमरा करने में। और जब कैमरा वैमरा से मन भर जाता था तो लोग तांबा, कांसा, लोहा ये सब बनाने लगता था। तो इसे याद रखना है कि बिरजिया जनजाति जो थे वो बहुत मतलब कैमूर की पहाड़ी से इनका छोटा नागपुर में प्रवेश हुआ। और तांबा, कांसा, लोहा का प्रारंभिक प्रयोग करने वाली जनजाति जो है वो बिरजिया जनजाति है। आगे देखिए बिरहोर, बिरहोर जनजाति पहली बार सिंहभूम व मानभूम में बसे। बिरहोर जनजाति, तो सिंहभूम और मानभूम में पहली बार कौन जनजाति बसा? बिरहोर जनजाति बसा, ठीक है। बिरहोर, ठीक है, बिरहोर जनजाति बसा सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में। वीर लोग थे, बहुत ज़्यादा वीर थे। सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में बसे बिरहोर जनजाति जो थे वो पहली बार सिंहभूम और मानभूम में बसे थे, ठीक है। शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत हैं। ये मतलब शिकार करते थे, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है, ठीक है जी। तो बिरहोर पहली बार सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में बसे। कहाँ बसे? बिरहोर पहली बार सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में बसे। शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत इनको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। इनकी बस्ती का प्रथम साक्ष्य पोरा, मतलब पोरा का मतलब क्या है? दक्षिण कोयल के तट पर मिलता है। मतलब इनका बस्ती जो था, बिरहोर जनजाति का जो बस्ती था वो पोरा, पोरा बोले तो दक्षिण कोयल के तट पर मिला है। इनकी बस्ती का प्रथम साक्ष्य दक्षिण कोयल के तट पर मतलब पोरा, पोरा में मिला है। बिरहोर जनजाति का, बिरहोर के बस्ती का प्रथम, बिरहोर जनजाति की बस्ती का प्रथम साक्ष्य पोरा में मिला है, दक्षिण कोयल के तट पर, दक्षिण कोयल के तट पर। तो बिरहोर को फिर देख लेते हैं। बिरहोर पहली बार सिंहभूम मानभूम क्षेत्र में बसे, शिकारी संग्रहकर्ता, और पोरा मतलब इनका जो बस्ती था वो पोरा दक्षिण कोयल नदी के तट पर, ठीक है। खड़िया जनजाति, आइए अब खड़िया जनजाति के बारे में जानते हैं। मुख्यतः सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में निवास करते थे। ये भी बिरहोर भी जो थे वो सिंहभूम और मानभूम में सबसे पहली बार बसे थे। और खड़िया जनजाति जो थे वो भी मुख्यतः सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में निवास करते थे। खड़िया भी सिंहभूम और मानभूम, खड़िया सिंहभूम मानभूम, खड़िया जनजाति भी जो थे वो सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में बसे थे, ठीक है। आगे देखते हैं कोरवा, कोरवा जनजाति जो है वो किंवदंती के अनुसार कोरवा नाम क्या, किंवदंती के अनुसार कोरवा नाम केदरा वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो कोरवा नाम जो है वो केदरा वृक्ष के नाम पर पड़ा है, एकदम ध्यान देना है। कोरवा केदरा, क से क देखिए ना जी, को रवा में को आ गया और कोदरा में को आ गया, तो कोरवा कोदरा। तो कोरवा जनजाति का नाम कोदरा वृक्ष के नाम पर पड़ा है, ठीक है। इतना मतलब परेशानी नहीं होना है। मुंडा, मुंडा का देखिए, तो मुंडा का प्रवेश रोहतासगढ़ से हुआ है, ठीक है। रोहतासगढ़ जगह वहाँ से हुआ है मुंडा का प्रवेश। मुंडा जनजाति लोग का प्रवेश रोहतासगढ़, ठीक है। मुंडा लोग का प्रवेश रोहतासगढ़, याद रख लेना है, रट लीजिए चाहे जे कर लीजिए। मतलब मुंडा जनजाति का प्रवेश रोहतासगढ़ से हुआ है। कोलेरियन समूह से संबंधित है ये, मुंडा लोग कोलेरियन समूह से संबंधित है, ठीक है। एक समूह है कोलेरियन, उससे संबंधित कौन सा जनजाति है? मुंडा, खड़िया हो, बिरहोर, तो मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति जो है वो कोलेरियन समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति को ही असुर संस्कृति नष्ट करने हेतु उत्तरदायी माना जाता है। तो मुंडा को ही जो है वो असुर का जो संस्कृति था उसको नष्ट करने का उत्तरदायी माना गया है, मुंडा जनजाति को। तो असुर संस्कृति नष्ट करने का उत्तरदायी किसे माना गया है? मुंडा जनजाति को, ठीक है। असुर लोग
का संस्कृति का नष्ट करने का उत्तरदायी जो है वो मुंडा जनजाति के लोगों को माना गया है। ध्यान देना है, क्वेश्चन एकदम आ सकता है यहाँ से। तो प्रवेश कहाँ से किए हैं? रोहतासगढ़ से। कोलेरियन समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति को ही असुर संस्कृति नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना गया है। ठीक है। मुंडाओं ने नागवंशी की स्थापना में योगदान दिया है। मुंडाओं ने जो है वो नागवंश जो है मतलब नागवंश जनजाति थे, जाति नागवंशियों को स्थापना में योगदान दिया है। तो कौन जनजाति नागवंशियों के स्थापना में योगदान दिया है? मुंडा जनजाति जो है वो नागवंशी के स्थापना में योगदान दिया है। तो मुंडा को देख लीजिए फिर से। तो मुंडा प्रवेश रोहतासगढ़ से किए हैं, कोलेरियन समूह से संबंधित है, मुंडा जनजाति को असुर संस्कृति को नष्ट करने का उत्तरदायी माना जाता है, मुंडाओं ने नागवंशियों की स्थापना में योगदान किया। ठीक है। उरांव, अब उरांव के बारे में देख लेते हैं। रोहतासगढ़ पहाड़ी क्षेत्र से आकर राजमहल तथा पलामू क्षेत्र में 2 शाखाओं में बसे थे। कौन कौन सी शाखा से? राजमहल और पलामू। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? उरांव जो थे वो रोहतासगढ़ के पहाड़ी, ठीक है, रोहतासगढ़ से मुंडा भी आए थे। देखिए मुंडा जो थे वो रोहतासगढ़ से ही आए हैं। उरांव भी रोहतासगढ़ पहाड़ी क्षेत्र से आकर राजमहल और पलामू क्षेत्र में बसे। ठीक है। तो रोहतासगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र से इनका आगमन हुआ। उरांव का आगमन रोहतासगढ़ पहाड़ी क्षेत्र से हुआ और राजमहल पलामू क्षेत्र में आके बस गए उरांव लोग। ठीक है। रोहतासगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र से इनका आगमन हुआ और राजमहल तथा पलामू क्षेत्र में ये 2 शाखाओं में बसे थे। राजमहल की मलेर जनजाति को इन्हीं का वंशज माना जाता है। तो राजमहल का एक मलेर जनजाति है, उसको उरांव का वंशज ही माना जाता है। मलेर जनजाति को जो है कहाँ गया? राजमहल की मलेर जनजाति को उरांव का वंशज माना जाता है। राजमहल की मलेर जनजाति को किसका वंशज माना जाता है जी? तो उरांव का वंशज माना जाता है। ठीक है। तो उरांव में क्या क्या देख लिए? रोहतासगढ़ पहाड़ी से इनका एंट्री होता है, राजमहल और पलामू क्षेत्र में बसते हैं। राजमहल के मलेर जनजाति जो है उनको इन्हीं का वंशज माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हो जनजाति के बारे में जान लेते हैं। तो हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही एक उपवर्ग माना जाता है। ठीक है। तो मुंडा जनजाति का ही एक उपवर्ग कह सकते हैं हो को। ठीक है। मुंडा, तो मुंडा जनजाति का एक बार बताइए हमको, प्रवेश कहाँ से था? रोहतासगढ़ से था। कोलेरियन समूह से संबंधित है। ठीक है। और असुर संस्कृति को नष्ट करने का श्रेय जाता है मुंडा को। और नागवंशियों को स्थापना मतलब क्या बोलते हैं, स्थापना में योगदान जाता है मुंडा ही जनजाति को। तो हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही एक उपवर्ग माना गया है। ठीक है। हो जनजाति को मुंडा जनजाति का उपवर्ग माना जाता है। खरवार, आइए खरवार के बारे में जानते हैं। खरवार का आगमन रोहतास क्षेत्र से हुआ है। इसमें भी रोहतास है, मतलब मुंडा, उरांव, खरवार सब रोहतासगढ़ क्षेत्र से ही इनका आगमन हुआ है सबका। तो खरवार का भी रोहतास क्षेत्र से आगमन हुआ है। स्वयं को सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे। खरवार जो थे वो हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे खुद को। ठीक है। खरवार जनजाति को लोग सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे। ठीक है। खरवार का राजा जो थे, मतलब खरवार के जनजाति के लोग जो थे वो हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे खुद को। लड़ाकू जनजाति माना जाता है। ठीक है। खरवार को लड़ाकू जनजाति माना जाता है। ठीक है। खरवार को जी लड़ाकू जनजाति माना जाता है। तो खरवार के बारे में देखिए कि रोहतासगढ़ से इनका आगमन होता है। स्वयं को हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे। लड़ाकू जनजाति माना जाता है इनको। ठीक है। अब देखिए तो खरवार को जो है, खरवार का आगमन रोहतास क्षेत्र से हुआ है। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का वंशज खुद को मानते हैं। लड़ाकू जनजाति माना जाता है इनको। अब देखिए यहाँ पर द कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर किसने लिखा है? डाल्टन ने लिखा है, ध्यान देना है। द कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन ने लिखा है। ठीक है।
द कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन ने लिखा है। डिस्क्रिप्टिव एंड क्या है, एथनोग्राफी ऑफ बंगाल, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल भी डाल्टन ने लिखा है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम भी डाल्टन ने लिखा है। भैया क्यों लिखा था पता नहीं, लेकिन लिखा है, याद करना है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है वो, द कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन ने लिखा है। ये बंगाल क्या है, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल भी डाल्टन ने लिखा है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, छोटा नागपुर बंगाल मानभूम डाल्टन ने लिखा है, ठीक है। द कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर, कॉल्स ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन ने लिखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल डाल्टन ने लिखा है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम ये भी डाल्टन ने लिखा है। कथा शोक किसने लिखा, ये कथा शोक ने अमरनाथ दास, अमरनाथ दास। मतलब कि कोई अमर हो गया तो लोग क्या होते हैं कि शौक हो जाते हैं, सॉरी कथा कोश है, शौक नहीं है, कथा कोश। तो कथा कोश किसने लिखा है, अमरनाथ दास ने। कथा कोश किसने लिखा है जी, तो अमरनाथ दास ने लिखा है जी। कथा कोश अमरनाथ, कथा कोश अमर। मान लो कोई कथा सुनता है, कथा सुन के क्या हो जाता है, अमर हो गया कोई, वैसे ही याद कर लीजिए, कथा सुन के अमर हो गया, कथा कोश अमरनाथ दास। मेमोरीज ऑफ द हो देशम ये किसने लिखा है, एस.एल. टिकेल ने, एस.एल. टिकेल। मेमोरी ऑफ द हो देशम, मेमोरीज ऑफ द हो देशम किसने लिखा है, एस.एल. टिकेल। किसने लिखा है, एस.एल. टिकेल। मेमोरी ऑफ द हो देशम, एस.एल. टिकेल, याद रखना है, ठीक है। मेमोरी ऑफ द हो देशम किसने, एस.एल. टिकेल ने लिखा है। मेमोरी ऑफ द हो देशम, एस.एल. टिकेल। मेमोरी ऑफ द हो देशम, एस.एल. टिकेल। मान लीजिए कि किसी का मतलब मन पसंदीदा इंसान का नाम एस से होगा, एल से होगा, तो मेमोरी बना के सब रखता होगा, तो यही मेमोरीज लिख लीजिए। मेमोरीज ऑफ द हो देशम किसने लिखा है, एस.एल. ख़त्म। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्ण दास कविराज हैं। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य कृष्ण दास कविराज। मान लीजिए कि कृष्ण भगवान सबको क्या करते थे, चेता देते थे, मतलब आगाह कर देते थे एकदम कि ये चीज़ होने वाला है, सतर्क हो जाओ। तो चैतन्य चेता देते थे कृष्ण भगवान, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्ण दास कविराज, ठीक है। चैतन्य में से निकाल लीजिए, चेता देते थे कृष्ण दास कविराज को। इस पुस्तक के 7वें अध्याय में झारखंड नाम का उल्लेख है। चैतन्य चरितामृत के 7वें अभिलेख में, 7वें अध्याय में झारखंड नाम का उल्लेख है। तो चेता देते थे, ठीक है, कि 7 समुंदरों से पानी आने वाला है, ठीक है। कृष्ण भगवान चेता देते थे कि पूरे 7 समुंदरों से एकदम बाढ़ उठा है, पानी आ रहा है। तो 7वें अध्याय में इस पुस्तक जो चैतन्य चरितामृत जो पुस्तक है उसका अभिलेख 7वें अध्याय में मिलता है। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन है जी, कविराज हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, तो क्या है, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री में मोनेडस तथा सुअरी की चर्चा की गई है। मोनेडस का मतलब क्या हो, मुंडा जनजाति। सुअरी का मतलब क्या हो गया, सबर जनजाति। तो ये किसने कहा है, तो प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में मोनेडस और सुअरी की चर्चा है। मोनेडस माने मुंडा जनजाति, सुअरी माने सबर जनजाति। टॉलमी ने मुंडा के लिए क्या है, मुडाला तथा सबर के लिए सूत्रराई शब्द का प्रयोग किया है। देखिए जी, प्लिनी क्या कहा है अपने नेचुरल हिस्ट्री में, मुंडा को मोनेडस, सबर को सुअरी, और टॉलमी ने मुंडा के लिए मुडाला, टॉलमी ने मुडाला, ठीक है। टॉलमी ने मुडाला मुंडा को कहा है और सबर को सूत्रराई कहा है। तो यही याद रखना है कि सबर को सुअरी किसने कहा है, प्लिनी ने। मुंडा को मोनेडस किसने कहा, प्लिनी ने।
और मुंडा को शबर को सूत्रराय किसने कहा है? टॉलमी ने। और मुंडा को मुंडाला किसने कहा है? टॉलमी ने। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।